हेलो एंड वेलकम बैक टू किंग्स कॉमर्स जोन। सो दोस्तों, आज हम क्वेश्चन नंबर 431 से शुरू करेंगे और 20 क्वेश्चन आज हम कवर करेंगे अप टू 450 तक। ये जो हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज़ 900 एमसीक्यूज़ हैं, जिसकी पीडीएफ आपको मिलेगी किंग्स कॉमर्स जोन की ऐप पर। उसी ऐप पर आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे अकाउंटेंसी के विद एनालिसिस वीडियोज़, और एक फुल एंड टेस्ट सीरीज़ भी उसी ऐप में अवेलेबल है। उस ऐप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 431 से। माइंस क्वेरीज इज द एग्जाम्पल ऑफ डैश एसेट्स, यानी माइंस और क्वेरीज एसेट्स के किस हेड के अंडर आती हैं। ए, फिक्टिशियस एसेट्स। दोस्तों, फिक्टिशियस एसेट किसे कहते हैं? बेसिकली फेक एसेट, इमेजिनरी एसेट को हम फिक्टिशियस एसेट कहते हैं। यानी ये वो एसेट्स होते हैं जिन पे आपने खर्च किया, जिनका आपको बेनिफिट मिलेगा लंबे समय के लिए, लेकिन जिनको आप बेच नहीं सकते। बेसिकली एसेट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि हम इनको खरीदते हैं, फिर इनका यूज़ करते हैं, उनको बेच भी सकते हैं। लेकिन फिक्टिशियस एसेट्स ऐसे हैं जो हम जिस पे खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर आपने किया, खर्च किया, अब इसका बेनिफिट भी आपको लंबे समय के लिए मिलेगा, लेकिन इसको आप बेच नहीं सकते, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे? फिक्टिशियस एसेट्स। यानी ये वो खर्चे हैं जिनका बेनिफिट हमें लंबे समय के लिए मिलेगा, लेकिन जिनको अभी तक आपने अपने प्रॉफिट में से राइट ऑफ नहीं किया या अपने प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया है। लिक्विड एसेट्स वो होते हैं जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाएं। इंटेंजिबल एसेट्स वो होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिनको हम देख नहीं सकते या छू नहीं सकते, यानी जिनकी कोई फिजिकल शेप नहीं होती। ऐसे एसेट्स को इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, गुडविल, पेटेंट। और वेस्टिंग एसेट किसे कहते हैं दोस्तों? वो एसेट्स जिनकी टाइम के साथ वैल्यू कम होती जाती है, जो इरिवर्सिबल इन नेचर्स होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जिनको हम कहते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में माइंस आ गई, फॉरेस्ट आ गए, क्रूड ऑयल आ गया। तो ये वो एसेट्स हैं जिनको हम वेस्टिंग एसेट्स के नाम से जानते हैं। तो माइंस जो हैं किस हेड के अंदर आती हैं, किस एसेट्स के हेड के अंदर आएंगी? दैट इज़ वेस्टिंग एसेट। दी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चीज़, Which of the following account is prepared to find out the cost of production? यानी अगर हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालनी है कि एक प्रोडक्ट बनाने में हमारा कितना खर्च हो रहा है, उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाएंगे? ए, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, बी, ट्रेडिंग अकाउंट, सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डी, बैलेंस शीट। देखिए दोस्तों, किसी प्रोडक्ट की अगर हमें कॉस्ट निकालनी है कि एक प्रोडक्ट को बनने तक के जो खर्चे हैं, अगर हमें वो दिखाने हैं, तो उसके लिए हम बनाते हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम बनाते हैं ग्रॉस प्रॉफिट देखने के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाते हैं नेट प्रॉफिट देखने के लिए। और बैलेंस शीट हम बनाते हैं अपनी फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चीज़, वेयर हाउस रेंट इज़ ए पार्ट ऑफ। वेयर हाउस रेंट जो है किसका पार्ट है? ए, प्राइम कॉस्ट, बी, फैक्ट्री कॉस्ट, सी, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, डी, प्रोडक्शन कॉस्ट। देखिए दोस्तों, प्राइम कॉस्ट जो होती है उसमें तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आते हैं। ठीक है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस हैं वो आते हैं प्राइम कॉस्ट में। डायरेक्ट एक्सपेंस आपको सबको पता ही है, वो खर्चे जो किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे आए। फैक्ट्री कॉस्ट में जितने भी फैक्ट्री के खर्चे हैं, यानी फैक्ट्री के जो एक्सपेंस हैं, वो सारे के सारे आते हैं फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने का जो खर्चा है वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आता है। तो वेयर हाउस रेंट जो है, वेयर हाउस वो होता है, वो स्पेस होती है जहाँ पर हम फिनिश प्रोडक्ट को रखते हैं। जब हम प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करते हैं तो उसको फिर एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो उस प्रोसेस में हम जो फिनिश प्रोडक्ट है वेयर हाउस में रखते हैं ताकि वहाँ से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो वो आपका कहाँ पे आएगा? वो आता है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट के अंदर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट चीज़, क्वेश्चन नंबर 434, डैश इज़ प्रिपेयर्ड फॉर असर्टेनिंग द कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये तो आज हमने डिस्कस भी कर लिया कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हमें कौन से अकाउंट बनाना पड़ेगा? दैट इज़ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बैलेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट दैट इज़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ ट्रांसफर टू। देखिए, जो भी ऐसी इंडस्ट्री जो खुद प्रोडक्ट बनाती है वो पहले मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती है, जिससे उसे पता चलता है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आई है। फिर उस मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट को ट्रांसफ़र किया जाता है किसमें? ट्रेडिंग अकाउंट में, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें कितना ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ। तो बैलेंस ऑफ जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट है, दैट इज़ हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में, टू नो द ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The arrangement of assets and liabilities in accordance with a particular order is known as of balance sheet.
यानी एक पर्टिकुलर ऑर्डर जिसमें हम बैलेंस शीट के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अरेंज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं मार्शलिंग करना, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। तो मतलब इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस का मतलब हो गया वो एसेट्स जो सबसे लेट बिकेंगे उनको पहले दिखाना, और इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी हो गया वो एसेट्स जो सबसे जल्दी बिकेंगे उनको सबसे पहले दिखाना। तो मार्शलिंग उसको कहते हैं। तो वो ऑर्डर जिसमें हम एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को अरेंज करते हैं उसको मार्शलिंग कहते हैं। और मार्शलिंग दो तरह की होती है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एंड इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। क्वेश्चन नंबर 437, डैश अप्रोच assets which are to be used long term in the business are not meant to be sold are presented first, and assets which are liquid such as cash in hand, not case in hand, that is cash in hand, are presented at the bottom। यानी वो ऑर्डर जिसमें हम जो एसेट्स सबसे आखिर में कैश में कन्वर्ट होंगे उनको पहले दिखाया जाता है, और जो सबसे जल्दी क्विकली कैश में कन्वर्ट होंगे उनको सबसे आखिर में दिखाया जाता है। उस ऑर्डर को हम क्या कहते हैं? अभी इसके बारे में जिक्र किया था। परमानेंस ऑर्डर, दो ऑर्डर होते हैं, एक होता है परमानेंस ऑर्डर और एक होता है लिक्विडिटी ऑर्डर। परमानेंस ऑर्डर का मतलब ये हो गया कि जो एसेट्स सबसे लास्ट में कैश में कन्वर्ट होंगे वो पहले दिखाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल गुडविल हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, और जो सबसे जल्दी कैश में कन्वर्ट होंगे वो सबसे आखिर में दिखाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल लास्ट में दिखाया जाएगा कैश, क्योंकि ये तो हार्ड कैश है। तो वो ऑर्डर जिसमें सबसे लेट बिकने वाले एसेट्स को पहले दिखाया जाता है और सबसे क्विकली कैश में कन्वर्ट होने वाले एसेट्स को बाद में दिखाया जाता है, उस ऑर्डर को कहते हैं परमानेंस ऑर्डर। और इसका उलट जो एसेट्स जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएं वो पहले दिखाए जाएंगे, यानी पहले नंबर पर कैश, और जो लेट कैश में कन्वर्ट होंगे उनको बाद में दिखाया जाएगा, सबसे आखिर में दिखाया जाएगा, जैसे गुडविल। तो उस ऑर्डर को कहते हैं लिक्विडिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लॉन्ग यूज इन द बिजनेस एंड नॉट मीन फॉर रीसेल। वो कौन से एसेट्स हैं जिनका इस्तेमाल लंबे समय के लिए किया जाता है लेकिन बेचने के लिए नहीं होते? फिक्टिशियस एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्स एसेट, करंट और फ्लोटिंग एसेट्स। तो उनको हम कहते हैं फिक्स एसेट्स। ऐसे एसेट्स जिनका हम लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं और बेचे नहीं जाते वो होते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट के अंदर ही इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स आते हैं, तो इसलिए हमारा फिक्स एसेट रहेगा राइट ऑप्शन। व्हेन ए फर्म मेंटेन्स ए कैश बुक इट नीड नॉट मेंटेन। अगर एक फर्म कैश बुक बनाती है तो उसको क्या बनाने की ज़रूरत नहीं है? जर्नल प्रॉपर, परचेज बुक, सेल बुक, बैंक एंड कैश अकाउंट ना लेजर। तो जब एक फर्म कैश बुक बनाती है तो इसका मतलब यही होता है कि हमें बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कैश बुक दोनों का पर्पस जो है सर्व करती है, यानी बैंक अकाउंट का भी और कैश अकाउंट का भी। तो डी इज़ द राइट आंसर। ए ड्रॉज 1000 पर मंथ ऑन द लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ। ए हर महीने की लास्ट डेट को 1000 रुपया विड्रॉ कर रहा है। इफ़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग इज़ 5% पर एनम। अगर ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट है साल का 5% है, देन द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी। हमें बताना है कि ड्राइंग्स पे टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 1000 रुपया हर मंथ वो विड्रॉ कर रहा है। तो अगर 1000 रुपया हर मंथ विड्रॉ कर रहा है तो 12 महीने का उसने टोटल विड्रॉ कर लिया, 12,000। ये उसकी टोटल ड्राइंग्स आ गई, ठीक है, 12,000 की टोटल ड्राइंग्स आ गई। अब अगर हर महीने की लास्ट डेट है तो मैंने आपको एक एवरेज पीरियड का फॉर्मूला बताया था कि अगर लास्ट है तो आपने करना क्या है? 12 - 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर बिगिनिंग हो तो आप करते हो 12 + 1। बिगिनिंग में क्या करते हैं? 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट है तो 12 - 1। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5.5 मंथ्स। तो इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? जो टोटल अमाउंट आपने बनाया, कितना टोटल अमाउंट है? टोटल ड्राइंग्स 12,000 की, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, और एवरेज पीरियड आपका कितना है? 5.5/12। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं ज़रा इसको। तो ये आंसर है 275, और 275 हमारा ए पार्ट का आंसर है। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे मूव करते हैं। कंपनसेटिंग एरर्स आर ऑफ डैश नेचर। कंपनसेटिंग एरर किस नेचर के होते हैं? न्यूट्रलाइजिंग, कंसिस्टेंट, कंसीलिंग, एकोमोडेटिंग। तो आप सबको पता है कि एक एरर जब दूसरे एरर को छुपा देता है तो उसको हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं, यानी दूसरे एरर को वो न्यूट्रलाइज कर देता है, या बराबर करता है या ज़ीरो कर देता है। तो ए इज़ द राइट आंसर कि कंपनसेटिंग एरर वो होते हैं जो दूसरे एरर को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, बराबर कर देते हैं, फिर
इफेक्ट ज़ीरो कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इन द अकाउंटिंग साइकिल, इनमें से कौन सी है जो अकाउंटिंग साइकिल की सही स्टेज है? ए जर्नलाइजिंग, फाइनल अकाउंट, पोस्टिंग टू लेजर एंड ट्रायल बैलेंस। जर्नलाइज तो ज़रूर करते हैं, लेकिन जर्नलाइज के बाद हम पोस्टिंग करते हैं लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर फाइनल अकाउंट्स बनता है, तो ये तो गलत है। दूसरा देख लेते हैं, जर्नलाइजिंग, यस दिस इज़ द राइट ऑर्डर। पहले हम जर्नलाइज करते हैं यानी जर्नल डे बनाते हैं, फिर हम लेजर्स बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक करने के लिए, और फिर हमारे बनते हैं फाइनल अकाउंट्स। सो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए जी नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अंडर सेक्शन 15 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट द सैलरी ड्यू इन प्रीवियस ईयर एंड इवन इफ इट इज़ नॉट रिसीव्ड इज। देखिए सैलरी का सिंपल ये है सेक्शन 15 में कि सैलरी किस बेसिस पे टैक्सेबल होती है, ड्यू और रिसीव्ड विच एवर इज अर्लियर। तो इसलिए अगर सैलरी ड्यू है पिछले साल में, लेकिन अभी अगर आपको वो नहीं भी मिली तब भी वो टैक्सेबल होगी। ए इज़ द राइट आंसर। ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, जिन्होंने थोड़ा बहुत इनकम टैक्स पढ़ा होगा उन्हीं को ही समझ आएगा ये। प्रोविडेंट फंड एक्ट वाज पास्ड इन डैश ईयर। प्रोविडेंट फंड एक्ट किस ईयर में पास हुआ था? तो ये तो आपको याद ही रखना है कि 1925 में प्रोविडेंट फंड एक्ट पास हुआ था, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड करके पहला फंड बना था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट इज रेंट फ्री अकोमोडेशन गिवन टू एन एम्प्लॉय बाय द एम्प्लॉयर इज ए। अगर कोई एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय को रेंट फ्री अकोमोडेशन मतलब कोई घर देता है रहने के लिए, तो ये क्या है? अगर कोई घर देता है रहने के लिए तो ये क्या है? अलाउंस, पर्क्स, प्रॉफिट लीव ऑफ सैलरी या नन ऑफ द अबव। देखिए दोस्तों ये पर्क्स में आता है। कोई भी बेनिफिट एम्प्लॉयर जो एम्प्लॉय को देता है जो कि कैश की फॉर्म में नहीं है, ज़्यादातर पर्क्स कैश की फॉर्म में नहीं होते, तो यहाँ पर अगर घर दिया गया तो घर कैश की फॉर्म में नहीं दिया जाता, एक अकोमोडेशन दी जाती है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है पर्क्स में आता है। हाउस रेंट अलाउंस जो है वो आपका अलाउंस में आएगा। ये भी इनकम टैक्स का क्वेश्चन है, सैलरी टॉपिक है। द पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट कम इनटू फोर्स। पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? याद रखें ईयर 1972 को ये इंट्रोड्यूस हुआ था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द एंटरटेनमेंट अलाउंस इज़ एप्लीकेबल टू। जो एंटरटेनमेंट अलाउंस है ये किन के लिए एप्लीकेबल है? प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, ऑल ऑफ द वही। जी ये सबको मिलता है। हाँ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को कुछ छूट होती है लेकिन मिलता ये सबको है। 448 क्वेश्चन नंबर डैश इज़ द रेंट फिक्स अंडर रेंट कंट्रोल एक्ट। कौन सा रेंट है जो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर फिक्स किया जाता है? तो याद रखना आपको स्टैंडर्ड रेंट जो है वो रेंट कंट्रोल एक्ट के द्वारा फिक्स किया जाता है। ये भी सैलरी का ही क्वेश्चन था। एक्सपेक्टेड रेंट कैन बी डिटरमिन्ड इन द फॉलोइंग वे। एक्सपेक्टेड रेंट हम कैसे निकालते हैं? हाउस प्रॉपर्टी का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। ए हायर ऑफ म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू, बी लोअर ऑफ म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू फेयर रेंटल वैल्यू, सी हायर ऑफ म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट, और डी क्या है? डी है एनी ऑफ द अबव। देखिए स्टैंडर्ड रेंट एक्सपेक्टेड रेंटल वैल्यू कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू और फेयर रेंटल वैल्यू को कंपेयर करते हैं, दोनों में से लेते हैं विच एवर इज हाई। इनमें से जो बड़ी होगी हमने वो ले लेनी है, फिर उसको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड रेंट के साथ। जो भी ये वैल्यू आई इसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर किया जाता है, इसमें से लिया जाता है विच एवर इज लेस, जो छोटी होगी। तो हमारा आंसर रहेगा सी हायर ऑफ म्युनिसिपल रेंटल वैल्यू एंड फेयर रेंटल वैल्यू सब्जेक्ट टू मैक्सिमम स्टैंडर्ड रेंट, यानी मैक्सिमम आप कितना ले सकते हो? जितना स्टैंडर्ड रेंट है। चलिए जी नेक्स्ट इज अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी द बेसिस ऑफ चार्ज डैश द प्रॉपर्टी। यानी रेंटल जो हमारी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है उसमें जो बेसिस ऑफ चार्ज यानी जो हमें टैक्स लगाना है किस बेसिस पे लगाया जाता है? वो लगाया जाता है हमेशा एनुअल वैल्यू के, जो हाउस प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू निकलती है उसी के ऊपर वो टैक्स लगाया जाता है। तो ये थे दोस्तों आज के 20 क्वेश्चन। इसमें से कुछ इनकम टैक्स के क्वेश्चन थे आज ज़्यादा, लेकिन अगेन इनकम टैक्स मैंने आपको पहले भी बोल के रखा है कि वो एक टॉपिक नहीं है, वो एक सब्जेक्ट है और बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, जिसमें कम से कम अगर आप उसको डेप्थ में पढ़ना चाहो तो 3-4 महीने लग जाते हैं, और क्वेश्चन उसमें से सिर्फ एक नंबर का आना है। तो अपना टाइम इनकम टैक्स पढ़ने पे वेस्ट मत करो, वो टाइम आप किसी और जो है सब्जेक्ट को दे दो, वहाँ से आप अच्छा स्कोर कर लोगे। तो खैर ये इनकम टैक्स जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा तो उनको तो समझ आ जाएगी, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो अगेन मैं उनको एडवाइस करूँगा कि एक नंबर के लिए आप इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। तो आज के इतने ही थे दोस्तों। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।